सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष जिस पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ उस पाठ का नाम है शीर्ष के फूल और इस पाठ के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह पाठ अपने आप में एक ललित निबंध है जो शीर्ष के वृक्ष को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इस पाठ में शीर्ष वृक्ष के तमाम पहलुओं को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, उसकी विशेषताओं को रेखांकित किया गया है और साथ ही एक प्रतीक और एक रूपक के माध्यम से उसे तत्कालीन समाज के साथ जोड़ा भी गया है। इस पाठ में यह बताया गया है कि शीर्ष के फूल और वृक्ष का महत्व क्या है, हमें क्या प्रेरणा देता है, भारतीय संस्कृति और साहित्य में वह किन किन रूपों में चित्रित है, वगैरह वगैरह। तो इस पाठ के तहत ये तमाम बातें आएंगी। तो चलिए देखते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है शीर्ष के फूल। रचयिता यानी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले स्लाइड पर चलते हैं। यहां मैं प्रयास करूंगा कि उनका एक संक्षिप्त जीवन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उनका पूरा नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी था। 19 अगस्त 1907 को इनका जन्म हुआ। जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, जिला बलिया, गांव का नाम आरत दुबे का छपरा था और इनका निधन 19 मई 1979 में हुआ। कर्मभूमि वाराणसी रही है, लेकिन इसके साथ साथ ही इनकी कर्मभूमि कलकत्ता भी रही है। काफी लंबे समय तक इन्होंने शांति निकेतन में अध्यापन किया है और इसी नाते एक विशेष किस्म का संबंध इनका कवि कुलगुरु रविंद्रनाथ टैगोर से भी बनता है। उन संबंधों को लेकर या कह सकते हैं कि शांति निकेतन के जीवन को लेकर इनके भी और कई संस्मरण या कहानियां हैं, जिसके माध्यम से ये बातें सामने आती हैं। कर्म क्षेत्र जैसा कि बताया जा रहा है कि निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, अध्यापक थे, संपादक थे और जो मुख्य रचनाएं थी उसमें सुर साहित्य पुस्तक, बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत चर्चित उपन्यास, अनाम दास का पोथा बहुत ही चर्चित उपन्यास, कबीर, अशोक के फूल ललित निबंधों का संग्रह, हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत ही अच्छी पुस्तक, इतिहास लेखन और खास करके साहित्य के इतिहास लेखन को लेकर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, पृथ्वीराज रासो, ये तमाम ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें काफी प्रसिद्धि मिली है। ये तमाम पुस्तकें कहीं ना कहीं हमें साहित्य को समझने की एक नई दृष्टि विद्यार्थियों को देती है। यहां तक कि साहित्य
साहित्य के इतिहास लेखन की भी दृष्टि इन पुस्तकों से मिलती है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका या हिंदी साहित्य का आदिकाल। विषय यानी कि कई विधाओं में ही इन्होंने काफी सफलतम रचनाएं प्रस्तुत की हैं, निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना वगैरह। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी इनका नाता रहा है एक अध्यापक के रूप में। पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें मिल चुका है और नागरी प्रचारणी सभा जो काशी में है यानी बनारस में, उसके उप सभापति भी रह चुके हैं। तो ये इनका एक छोटा परंतु काफी मोटा परिचय था। आगे देखते हैं। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि इनकी रचनाओं की फेहरिस्त यहां दी गई है और उनके साथ साथ उस खास रचना का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है वह भी दिया हुआ, जैसे 1936 में सुर साहित्य, 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका, और यह पूरी सूची आप देख सकते हैं, प्रकाशन वर्ष के साथ यहां अंकित है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इस पाठ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पाठ का नाम यानी कि शीर्षक शीर्ष का पेड़ है और आपके समक्ष जो स्क्रीन पर दिख रहा है वह शीर्ष का पेड़ ही है। आपने देखा होगा, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। ऐसे मैदानी क्षेत्रों में इसकी संख्या थोड़ी कम है, लेकिन आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो बहुतायत संख्या में आपको शीर्ष के पेड़ मिलेंगे। आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखने वाला जो पेड़ है, जो दिख रहा है, यह शीर्ष का ही पेड़ है। आप जो देख रहे हैं यह पुष्प, यह जो पुष्प आपको दिख रहा है, यह पुष्प जिसे आप ये देख रहे हैं, यह पुष्प शीर्ष का फूल है। दिखने से ही काफी मुलायम, कोमल और सुकुमार दिख रहा है, जिसकी चर्चा आगे पाठ में आएगी। यहाँ नीचे इस पुष्प को भी जो आप देख रहे हैं उसमें भी लगभग वही बात है, काफी कोमल, रोएदार, ऐसा लग रहा है जैसे छू देंगे तो वह मुरझा जाएगा। और नीचे यह भी है, कई रूप इसके हैं। यहाँ पर पीला है, यहाँ पर आप पीला देख रहे हैं। यह पत्तियां और फलियां जो हरी है यहाँ पर सूख गई हैं। यह उसी का तना है, यह शीर्ष का तना है, यह शीर्ष के फल है और इस शीर्ष के फूल है। तीन कैटेगरी, आप तीन कोटि देख रहे हैं। पहली पंक्ति में फूल, दूसरी पंक्ति में फल और तीसरी पंक्ति में फल, फूल के साथ साथ तना भी। आगे बढ़ते हैं। जिस पेड़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम शीर्ष है। बोलचाल की भाषा में इसे सीरस भी कहा जाता है, कई बार लोग सीरस कहते हैं। बहुत ही सुंदर गंध वाला संस्कृत पुष्प, ग्रंथों में इसके बहुत ही सुंदर वर्णन मिलते हैं। कई इलाकों में अगर आप जाएंगे तो सड़कों के दोनों तरफ आपको शीर्ष के वृक्ष मिलेंगे। स्वर्गीय हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध शीर्ष के फूल है। बैसाख से ही इसमें नई पत्तियां आने लगती हैं। बैसाख एक महीना है, हिंदी का महीना है, और उसी समय से इसमें नई पत्तियां आने लगती हैं और गर्मियों भर ये फूलते रहते हैं। ये गुलाबी, पीले और सफेद होते हैं। मतलब यह कि इसमें तीन प्रजातियां हैं, कुछ के गुलाबी फूल होते हैं, कुछ के पीले फूल होते हैं और कुछ के सफेद होते हैं। इसका वानस्पतिक नाम यानी कि जो बायोलॉजिकल नेम है वह कलकोरा मिमोसा है। गांव के लोग हल्के पीले फूल वाले शीर्ष को शीर्षी कहते हैं। यह अपेक्षाकृत छोटे आकार का भी होता है, इसलिए शीर्षी कहा जाता है। इसकी फलियां सूखकर कत्थई रंग की हो जाती हैं और इसमें भरे हुए बीज झुनझुने की तरह बचते हैं। कब? जब वह बीज सूख जाते हैं, यानी कि फलियां गिरती जल्दी नहीं है। स्वाभाविक है कि गिरेंगी नहीं तो पेड़ पर सूख जाएंगी
उसके अंदर के बीज भी सूख जाएंगे और फिर जब तेज हवा चलेगी तो उसमें वह झुनझुने की तरह फलियां बचती हैं। अधिक सूख जाने पर फलियों के दोनों भाग मुड़ जाते हैं और बीज बिखर जाते हैं। फिर ये पेड़ से ऐसी लटकी रहती हैं जैसे कोई बिना दांतों वाला बुजुर्ग मुंह बाय लटका हो। इसकी पत्तियां इमली के पेड़ की पत्तियों की भांति छोटी छोटी होती हैं। इसका उपयोग कई रोगों के निवारण में किया जाता है। मतलब यह कि इसमें औषधीय गुण भी निहित है। इसका औषधीय इस्तेमाल भी किया जाता है। फूल खिलने से पहले कली रूप में किसी गुथे हुए जूड़े की तरह लगता है। पूरी तरह खिल जाने पर इसमें रूम यानी छोटे छोटे बाल जैसे निकल आते हैं। इसकी लकड़ी काफी कमजोर होती है। ध्यान रहिए, यह एक खास प्रजाति की बात हो रही है, सीरिस की खास प्रजाति की। यह लकड़ी कमजोर होती है, जलाने के अलावा अन्य किसी उपयोग में नहीं लाई जाती है। बड़े सीरिस को गांव में सीरस कहा जाता है। यह सिरसी से ज्यादा बड़ा पेड़ होता है। इसकी फलियां भी सिरसी से अधिक बड़ी होती हैं। इसकी फलियां और बीज दोनों ही काफी बड़े होते हैं। गर्मियों में गांव के बच्चे 4-5 फलियां इकट्ठा कर उन्हें खूब बजाते हैं। उनके लिए एक झुनझुना का काम करता है। यह सूख कर सफेद हो जाती है और बीज वाले स्थान पर गड्ढा सा बन जाता है और वहां दाग भी पड़ जाता है। सीरस की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। इसका उपयोग चारपाई, तख्त, अन्य फर्नीचर में किया जाता है। गांव में ईंट पकाने के लिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। गांव में गर्मियों के दिनों में आंधी चलने पर इसकी पत्ती और फलियां उड़कर चारों तरफ फैल जाती है। इसलिए कई लोग यह भी समझते हैं कि यह एक ऐसा वृक्ष है जो कूड़ा फैलाता है। इस नाते इसे काटकर फेंक भी देते हैं। प्यारे बच्चों, इस निबंध की शुरुआत ही एक तीखे संघर्ष चित्र से होती है। जेठ की तपती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शीर्ष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। अभिप्राय यह है कि जिस वक्त पूरी प्रकृति झुलस रही होती है, उस वक्त शीर्ष फूलों से लद जाता है। यही विरोधाभास है, कंट्रास्ट है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह खिलता है। कालिदास के साहित्य में शीर्ष के प्रसंग अशोक से कुछ घटकर नहीं है। कालिदास के साहित्य में शीर्ष के जो प्रसंग आए हैं वह अशोक वृक्ष से कम महत्वपूर्ण नहीं है। द्विवेदी जी चाहते तो शीर्ष के सौंदर्य चित्रों की कला दीर्घा ही सजा देते, लेकिन इस निबंध में उनका ध्यान शीर्ष की सुषमा की ओर कम, मतलब उसके सौंदर्य की ओर कम और संघर्ष की ओर ज्यादा है। अभिप्राय यह है कि उन्होंने शीर्ष के संघर्ष का चित्रण किया है, न कि उसके सौंदर्य का, और यही उनका उद्देश्य भी था। वह सुकुमारता से अधिक जीवन की अज्ञेयता का मंत्र घोष करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। यहां से द्विवेदी जी के निबंधों में एक नया बिंब शुरू होता है, वह है अवधूत का। अशोक के फूल में महाकाल थे, शीर्ष के फूल में अवधूत है। महाकाल इतिहास की गति को दर्शाते हैं, अवधूत संघर्ष की फकड़पन मस्ती को। शीर्ष एक अवधूत है क्योंकि दुख हो, सुख हो, हार हो, जीत हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख और दुख में स्थिर रहता है वह। यह एक नया सुर है जो द्विवेदी जी के निबंधों में केवल शीर्ष के फूल और कुट्टज में मौजूद है। आम फिर बोरागे का सामयिक संदर्भ इसमें भी आता है। जब द्विवेदी जी देश विभाजन के चक्र के भीतर भी स्थिर रह सकने वाले गांधी जी की याद दिलाते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट,
खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि शीर्ष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा भी रह सका था। यह शीर्ष धर्मा बूढ़ा अवधूत गांधी जी ही हैं। निबंध का मार्मिक अंत इस प्रकार होता है, मैं जब जब शीर्ष की ओर देखता हूं तब तक हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहां है। यह निबंध गांधी जी की हत्या से उठने वाली हुक से समाप्त होता है। वह क्या है जो मनुष्य को जिजीविषा या इच्छा शक्ति प्रदान करता है? वह क्या है जो उसे व्यक्तिगत सुख और दुख की सीमा से ऊपर ले जाता है? वह क्या है जो स्व को छोड़कर सर्व के लिए सब कुछ त्यागने के लिए प्रेरित करता है? इन तमाम बातों की ओर सोचने के लिए यह निबंध हमें प्रेरित करता है और शीर्ष हमें प्रेरणा देता है। दुख और सुख मन के दो विकल्प हैं, परंतु सुखी वह है जिसका मन वश में है, और दुखी वह है जिसका मन परवश है। यह सुख और दुख की नई समीक्षा है, एक नई जीवन दृष्टि है। कुटज इसी नई जीवन दृष्टि का प्रतीक है। वह दुख में, ताप में, कठोरता में भी शान से जीता है। उसका जीवन मंत्र है सुखम वा यदि वा दुखम, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ जियो, उसे हृदय से ग्रहण करो और हार कभी मत मानो। इसी की प्रेरणा और शिक्षा हमें शीर्ष का वृक्ष देता है। यहां प्रस्तुत ललित निबंध शीर्ष के फूल द्विवेदी जी की जो पुस्तक है कल्पलता से लिया गया है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल रहकर कोमल पुष्पों के सौंदर्य बिखेर रहे शीर्ष के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिरंतर कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित किया है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल से ऊपर आत्म बल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है, तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शीर्ष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शीर्ष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है, और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शीर्ष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सो, खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित
इच्छुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भाव धारा के मधुरस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। प्यारे बच्चों, अब मैं इस पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा ताकि अर्थ ग्रहण में किसी तरह की कोई बाधा न आए। आप यहाँ देख रहे हैं एक शब्द है कर्णिकार। यह संस्कृत का तत्सम शब्द है। इसका अर्थ है कनेर या कनियार, जिसे बोलचाल की भाषा में कनैली भी कहते हैं। यह एक किस्म का, एक प्रकार का फूल है, पुष्प है। अर्गब्ध अमलतलाश को कहते हैं, यह भी एक फूल है और इसका वृक्ष काफी विशाल होता है। खंखड़ का मतलब ठूठ है। निर्घात का मतलब बिना आघात का या बाधा के। अवधूत, अवधूत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सांसारिक बंधनों व विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ है, सन्यासी है, फक्कड़ है, वो उसका कुछ भी नहीं है और वह सबका है। लंडूरे, पूंछ विहीन। हिलो लहर, अरिष्ट रीठा नामक वृक्ष है जिससे आप देखिए रीठा निकलता है, सिक्का का जो बाल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं धोने में। पुनाग एक बड़ा सदाबहार पेड़ है। परिवेष्टित ढका हुआ बकुल मौलसिरी का पेड़ है, यह भी पुष्प का पेड़ है। तुंदिल, तोंद वाला, मोटे पेट वाला। तो ये लगभग इस पाठ में जितने कठिन तत्सम शब्द हैं जिनकी पृष्ठभूमि संस्कृत है और खास करके संस्कृत साहित्य में इनका प्रयोग इस्तेमाल किया गया है, उसका अर्थ मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है ताकि पाठ को पढ़ते वक्त अर्थ ग्रहण में आपको किसी तरह की बाधा न पहुंचे। आगे देखते हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शीर्ष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं, अर्थात जब पूरी लू चलती है, पृथ्वी तपती हुई रहती है, उस वक्त कोई भी फूल या पुष्प को खिलने का साहस नहीं होता है क्योंकि खिलते ही वह झुलस जाएगा। बावजूद इसके इस गर्मी में, इस मौसम में, प्रतिकूल मौसम में आप देखेंगे कि शीर्ष फूलता है और फूलता ही नहीं है, लंबे समय तक फूला रहता है। कर्णिकार, अर्गब्ध जिसे अमलतलाश कहते हैं कि बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शीर्ष के साथ अर्गब्ध की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति, लेकिन शीर्ष 15 दिनों के लिए ही नहीं फूलता है, वह लंबे समय तक फूला हुआ रहता है। आप देख रहे हैं यह तस्वीर कबीरदास की है। द्विवेदी जी आगे कहते हैं, कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलाश, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। मतलब यह खिलना कोई खिलना नहीं है। 10 दिन 15 दिन क्या खिला, 10 दिन के लिए खिला तो क्या खिला। पूछ है लेकिन छोटा है, तो फिर वह पूछ किस काम का। फूल है शीर्ष, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्बाध फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शीर्ष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता के मंत्र का प्रचार करता रहता है।
आगे देखते हैं। यह पुनः शीर्ष की तस्वीर है। शीर्ष का यह पेड़ है। शीर्ष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत के रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चहारदीवारी के पास लगाया करते थे, उनमें से एक शीर्ष भी है। अशोक, अरिष्ट, पुनाक और शीर्ष के छायादार और हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर ही मनोहर दिखती होगी। आप देखिए, यह वाटिका का दृश्य है। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलनाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शीर्ष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर है, पर उस पर झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। आगे देखते हैं। अब देखिए आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण पुष्पों के वृक्ष की तस्वीर है। आप ऊपर में देख रहे हैं, यहाँ पर गुलमोहर है, उसके बाद यह अमलतास है, उसके नीचे यह कनेर है, यह अशोक, यह अरिष्ट और यह पुनाक। ये सभी ही मंगल सूचक वृक्ष है, जिसे हम अपनी वाटिकाओं में लगाते रहे हैं, लोग लगाते रहे हैं, आज भी लोग लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पुनः यह शीर्ष के फूल की तस्वीर है। शीर्ष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचारित की होगी। ध्यान रहे, यह कथन, यह वक्तव्य द्विवेदी जी का है। शीर्ष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का तो बिल्कुल नहीं। पदम सहितम भ्रमस्य पीलवम शीर्ष पुष्पम न पुनः पत्रिणाम। शीर्ष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। ध्यान रहे कि उसका सब कुछ कोमल नहीं है। शीर्ष की कई प्रजातियां हैं, और एक जो बड़ी वाली प्रजाति है, जहां बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसकी लकड़ी काफी कठोर होती है। वह लगभग शीशम की लकड़ी जैसी होती है। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर उसका दृश्य है, किस तरह भौरा उस पुष्प पर बैठा हुआ है। मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा रहते सावधान हो जाती है। एक प्रसंग आया है पाठ में कि जब तक उसकी नई फलियां नहीं निकल आती हैं, तब तक पुरानी फलियां वृक्ष को छोड़ती नहीं है। दरअसल नई फलियां जब वृक्ष में यानी शीर्ष में निकल आती हैं, तो पुरानी फलियों को वह धकिया कर बाहर कर देती है। इस संदर्भ को, इस प्रसंग को उन्होंने तत्कालीन समाज से जोड़ा है, और उस पर यह टिप्पणी द्विवेदी जी द्वारा की गई है। मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। मतलब यह कि सबको बूढ़ा होना है और सबको मरना है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, यानी कि जो फला है उसको झड़ जाना है, जो बर रहा है उसको बुझा जाना है। मैं शीर्ष के फलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते कि बाबा झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। यह महाकाल की तस्वीर है। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, वे डिग जाते हैं। तुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख से बच जाएंगे। भोले हैं वे,
हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। यानी कि जड़ मृत्यु का प्रतीक है, स्थिरता मृत्यु का प्रतीक है, हिलना डुलना ही जीवन है। आगे देखते हैं। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शीर्ष एक अद्भुत अवधूत है, दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, न ऊधो का लेना न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी वह हिजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं, मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस शीर्ष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। आगे देखते हैं। शीर्ष के फूल या शीर्ष के वृक्ष की तुलना कबीर से की गई है कि किस तरह उसका पुष्प कोमल है लेकिन वृक्ष कठोर है। किस तरह कबीर क्रांतिकारी है लेकिन उनकी रचनाएं, उनके गीत और खास करके विरह के गीत कितने सरस हैं जो हृदय को छूते हैं। आगे देखते हैं। यह कबीर की तस्वीर है। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। अभी कबीर की बात कर रहे थे हम लोग, अब कालिदास पर आते हैं। द्विवेदी जी बताते हैं कि कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, मतलब उनमें भी आसक्ति नहीं होगी, वो भी माया मोह से ऊपर उठ चुके होंगे। शीर्ष के फूल फकड़ाना जो मस्ती से ही उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। द्विवेदी जी बताते हैं कि जिस तरह शीर्ष का फूल है, लगभग वैसे ही फकड़पन कालिदास में भी रही होगी, और उस फकड़पन से ही कहीं न कहीं मेघदूत निकला होगा, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फकड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विचिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेसाम मूर्धन्य ददामी वाम चरणम कर्नाट राज प्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। मैं कहता हूँ कि कवि बनना है तो मेरे दोस्तों फक्कड़ बनो, शीर्ष की मस्ती की ओर देखो, उससे कुछ सीखो, उससे प्रेरणा ग्रहण करो, क्योंकि जो तेरा मेरा धन अर्जन अपना पराया के दायरे में फंसा हुआ है वह कवि नहीं हो सकता। कवि के बनने के लिए फकड़पन का होना अति आवश्यक है। इस माया के जाल से ऊपर उठना अति आवश्यक है। आगे देखते हैं। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। दोनों बातें उनमें थी, प्रज्ञा भी जबरदस्त थी, अनासक्त प्रज्ञा थी, और विदग्ध प्रेमी भी थे, उसका हृदय उनके पास था। इस शीर्ष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई क्या हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। मतलब यह कि उसका हृदय कितना सुंदर है, उसका मन कितना सुंदर है, उसकी भावना कितनी सुंदर है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी।
विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खिज उठता था। कहीं न कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शीर्ष पुष्प को देना भूल गए, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए हैं। गंड स्थल का मतलब यहाँ गाल है, जिसे चीक कहते हैं, जिसके केसर कान से लेकर गाल तक है, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए हैं, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। आप इससे शीर्ष पुष्प के महत्व का अनुमान लगा सकते हैं कि शकुंतला को शकुंतला यह शीर्ष का पुष्प बनाता है। शकुंतला में अगर उसके कानों में शीर्ष पुष्प का कुंडल नहीं है तो शकुंतला अधूरी दिखती है। आपके समक्ष यह शकुंतला की तस्वीर है, और इस तस्वीर में आप उसके कुंडल के रूप में शीर्ष के फूल का भी दर्शन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कालिदास ने यह न लिख दिया होता तो मैं समझता कि वे भी बस और कवियों की भांति ही कवि थे। सौंदर्य पर मुग्ध, दुख से अभिभूत, सुख से गदगद, पर कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषिवल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इच्छुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि द्विवेदी जी कालिदास से सुमित्रानंदन पंत को जोड़ते हैं। यह तस्वीर सुमित्रानंदन पंत की थी। कवि रविंद्रनाथ टैगोर में भी यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का सिंहद्वार कितना ही अप्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह चाह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रमण करने के बाद ही है। यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। यह रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर है और यह एक उद्यान का चित्र। आगे देखते हैं। शीर्ष तरु पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या वे बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूट पाट, खून खच्चर का बवंडर बह रहा है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शीर्ष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों, मेरा मन पूछता है, ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शीर्ष भी अवधूत है। शीर्ष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शीर्ष की ओर देखता हूँ तब तक फूट उठती है, हाय वह अवधूत आज नहीं है, अर्थात गांधी जी आज नहीं है, अर्थात गांधी के मूल्य आज नहीं है, अर्थात गांधी ने जिन आदर्शों की स्थापना की थी उस पर आज का समाज हम नहीं चल रहे हैं। आगे देखते हैं। इस पाठ को मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था और मेरी कोशिश रही है
कि पाठ के विषय वस्तु को संपूर्णता में आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाऊं। मैंने प्रयास किया कि उसका एक छोटा सा विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा और इस पाठ से संबंधित जो आपकी जानकारी है, आपका ज्ञान है, वह निश्चित रूप से वह ज्ञान आपका बढ़ेगा। बावजूद इसके इस पाठ में बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं जिसकी चर्चा अभी शेष है। मैं प्रयास करूंगा कि जो अगला वीडियो बनेगा उसमें उन तमाम प्रश्नों को और उनके उत्तर को मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सीवी सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय खगौल, आप सभी को धन्यवाद।